मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इनके नाम होते हैं माइक और टॉमी। ये दोनों अपने टारगेट का इंतज़ार कर रहे होते हैं और इनका टारगेट होता है सैयद आसिफ, जो कि हथियारों का सप्लायर होता है और इनका मिशन होता है उसे जान से मारना। तभी यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भर के लोग आ जाते हैं और इनमें से सैयद आसिफ बाहर निकलता है। माइक उस पर निशाना लगाना चालू कर देता है, लेकिन उसके टारगेट के बीच में एक लड़का आ जाता है और इसी बीच उनका एक गार्ड माइक और टॉमी की बंदूक को देख लेता है और उन पर गोलियां चलाना चालू कर देता है। माइक और टॉमी वहां से भागकर एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक रेतीला तूफान आ जाता है जिसका फ़ायदा उठाकर ये दोनों वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। सो गाइस, अब इनका मिशन कैंसिल हो चुका है और इन्हें अपने बेस पर जाना है, लेकिन बेस पर जाने के लिए इन्हें गांव जाकर अपनी टीम को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि अभी इनका काम जो है, अभी इनका रेडियो है वो काम नहीं कर रहा है। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर माइक की तरफ एक बोर्ड उड़कर आता है जिस पर लिखा होता है डेंजर। तो टॉमी से देखकर बताता है कि हो सकता है कि ये गांव वालों की एक चाल हो सकती है ताकि वो दुश्मनों को अपने गांव से दूर रखें। लेकिन माइक इस बोर्ड को देखकर बोलता है कि पिछले 40 सालों में 8000 जंगें लड़ी गई हैं और हमने 33 मिलियन माइन यहाँ पर बिछाई है। हो सकता है कि यहाँ पर अभी भी वो माइन मौजूद हो। और टॉमी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। तो वो बड़ी मस्ती के साथ आगे बढ़ना चालू कर देता और माइक को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यहाँ खतरा है। वो टॉमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी का पैर माइन पर पड़ जाता है और वो धमाके से उड़ जाता है। दोस्तों, इस धमाके में उसके दोनों पैर चले जाते हैं। अब वो माइक से मदद मांगता है, लेकिन माइक नोटिस करता है कि उसका पैर भी माइन पर पड़ चुका है और वो अपना पैर आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर उसने बढ़ाया तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए वो टॉमी की मदद नहीं कर पा रहा है। इधर टॉमी को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो रेडियो पर अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उनसे लास्ट बार रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है कि वो अपने बेटे से बात करना चाहता है, लेकिन शायद उसके बेस वाले उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, उनका कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। ये सब देखकर माइक उसे बोलता है कि वो मॉर्फिन लगा ले, इससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो दर्द से और ज़्यादा तड़प रहा होता है और ये सब देखकर माइक से सहा नहीं जाता। वो बोलता है कि मैं अपने पैर हटा रहा हूँ और तुम्हारी तरफ आगे आ रहा हूँ। माइक कहता है कि ये बहुत ही पुरानी माइन है, हो सकता है कि ये ना फटे और मैं बच जाऊं और तुम्हारी मदद के लिए आगे आ रहा हूं मैं। लेकिन टॉमी नहीं चाहता कि उसकी वजह से माइक की भी जान जाए, इसलिए वो अपनी बंदूक निकालकर अपने आप को गोली मार लेता है। और ये देखकर माइक बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसके ही सामने उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई है, उसके सच्चे दोस्त की मौत हो गई है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब थोड़ी देर होने के बाद वो अपने आप को शांत करता है और इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता है इसके बारे में वो सोचता है। वो एक कुल्हाड़ी से टॉमी के पास रखा हुआ बैग अपने पास खींचता है और उसमें से रेडियो निकालता है, लेकिन रेडियो की बैटरी ख़त्म हो चुकी है और जो उसकी बैटरी है वो टॉमी के पॉकेट में है। लेकिन यहाँ पर माइक अपने रेडियो को सोलर पैनल से चार्ज करने की कोशिश करता है और लकीली वो थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बेस पर कांटेक्ट कर लेता है और उनसे मदद मांगता है। वो बोलता है कि मेरा एक साथी जिसका नाम टॉमी है, उसका पैर माइन पर पड़ चुका है और उसके साथी मारा जा चुका है। वो उनसे तुरंत मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसका जो सीनियर होता है वो उसे पूछता है कि तुम्हारे मिशन का क्या हुआ। वो बताता है कि मेरा मिशन फेल हो चुका है। उसका सीनियर बोलता है कि अभी तुम्हारे पास हम हवाई मदद या फिर चॉपर नहीं भेज सकते, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा रेतीले तूफान आ रहे हैं, तो हो सकता है चॉपर भी क्रैश हो जाए। लेकिन हमारी टीम बॉर्डर पर ही है, वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें करीब 52 घंटे इंतज़ार करना होगा। ये सुनकर माइक बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे रेगिस्तान में 52 घंटे बिताना ही होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो अपनी घड़ी में 52 घंटे का टाइमर सेट कर देता है और उसके पास ना तो यहाँ पर खाना है और ना ही सही से पीने के लिए पानी है। तभी उसकी मुसीबत कम नहीं होती है और यहाँ पर एक और तूफ़ान आ जाता है। वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर अपनी गन को एक स्टैंड बनाकर वहाँ पर अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो तूफ़ान वहाँ से निकल जाता है। वो किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है, लेकिन इसी तूफ़ान में टॉमी की बॉडी खिसक कर उसके पास आ जाती है और माइक उसकी पॉकेट से वो रेडियो की बैटरीज ले लेता है। लेकिन अब वो देखता है कि उसके पास बैटरीज तो है, लेकिन उसका जो रेडियो है वो उससे दूर जा चुका है। इस रेगिस्तान में ना तो दोस्तों पानी है और ना ही खाना है खाने के लिए, इसलिए अब माइक की हिम्मत टूटती जा रही है और वो आसमान में खाली जगहों पर कई गोलियां चलाता है और मदद के लिए ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन इस रेगिस्तान में उसे सुनने वाला कोई नहीं है। माइक अब हार चुका है, इसलिए वो खुद को मारने वाला होता है, खुद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे एक आदमी अपने सामने दिखता है और ये आदमी उसकी तरफ ही आ रहा था। ये गांव का आदमी होता है और माइक उसे हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है और मदद मांगता है कि जल्द से जल्द वो उसकी मदद के लिए उसके पास आए। लेकिन ये आदमी जिसका नाम बार्बर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी टाइप का आदमी होता है। वो माइक से पूछता है कि तुम खड़े क्यों हो, घर जाओ अपनी फैमिली के पास। माइक उसे समझाता है कि उसके पैर माइन पे पड़ चुका है और जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा वो उड़ जाएगा।
बार बार उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि सच में तुम्हें लगता है तुम्हारे पैर माइन पे पड़ चुका है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बार बार जिग-जैग पोजीशन में चल रहा था ताकि उसका पैर माइन पर ना पड़े। वो माइक के पास आता है और माइक उसे अपना एक बॉटल देता है और उसमें पानी लाने के लिए बोलता है। माइक उससे अपना रेडियो भी मांगता है जो कि उससे थोड़ी दूर पर पड़ा होता है, लेकिन बार बार बोलता है कि रेडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें ना तो म्यूज़िक बजेगा और ना ही तुम डांस कर पाओगे। यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाता है और वो बिना रेडियो दिए ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर होने पर वहाँ पर उसी आदमी की बेटी आती है जो कि पानी का बॉटल लेकर आती है। अब माइक को पानी पीकर थोड़ी राहत मिलती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। वो लड़की माइक को एक सोल्जर बॉय देती है और माइक भी उसे अपनी पॉकेट से एक सोल्जर टॉय निकाल कर देता है जो कि उससे यहीं रेगिस्तान में मिला था। अब माइक उससे भी रेडियो लाने के लिए बोलता है जो कि उससे थोड़ी दूर पर है, लेकिन वो भी बिना रेडियो दिए वहाँ से भागकर चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी भी 38 घंटे बचे हुए हैं माइक को बचाने के लिए और अब रात हो चुकी है। माइक बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, उसे अपनी फैमिली की याद भी आ रही है। वो अपने फ़ोन में कुछ गाने सुनता है और अपनी फ़ोन में अपनी वाइफ की फ़ोटोज़ देखने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो फ़ोन में उसकी वाइफ की एक वीडियो होती है जिसमें वो बोल रही थी, माइक तुम जहाँ भी हो सेफ़ रहना और जल्दी से मिशन ख़त्म करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उसकी वाइफ मजाक करती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। और ये सब देखकर माइक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो आंखों से आंसू उसके गिरने लगते हैं। यहाँ पर वो आग जलाता है और अपने आप को सोने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतना ज़्यादा वो थक चुका है, इस वजह से उसकी आंख लग जाती है। और जैसे ही दोस्तों उसकी आंख लगती है, वहाँ पर जो आग होती है वो बुझ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ भेड़ियों की आवाज़ से वो दोबारा उठ जाता है। वो उन भेड़ियों को भगाने के लिए कई गोलियाँ चलाता है और इसी बीच एक माइन फट जाती है और इस माइन के फटने से वहाँ पर जो सारे भेड़िया हैं वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे कि माइक की जान बच जाती है। अब माइक को यहाँ पर एक दिन बीत चुका है और सुबह हो जाती है और सुबह होते ही हम देखते हैं कि वही आदमी माइक के पास दोबारा आता है और माइक का नाम पूछता है। तो नाम जानने के बाद वो माइक से पूछता है कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, कि एक जगह पर खड़े रहो, आगे मत बढ़ो। एक्चुअल में दोस्तों वो माइक से बार बार बोल रहा था कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन माइक जानता है कि अगर वो अपने कदम बढ़ाएगा तो वो मारा जाएगा। अब इस बार माइक उससे दोबारा रेडियो मांगता है और इस बार वो रेडियो से मिल जाता है। अब जाते जाते लास्ट बार वो आदमी माइक से दोबारा बोलता है कि अपने कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन माइक उसकी बात नहीं सुनता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब माइक को हेलुसिनेशन होना चालू हो जाता है और वो टॉमी को जिंदा होते हुए देखता है और टॉमी उससे बोलता है कि तुम अभी भी यहीं खड़े हो, चलो घर चलो, तुम्हारी वाइफ जेनी तुम्हारा वेट कर रही है। वो उससे उसके कदम आगे बढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन दोस्तों माइक ऐसा नहीं करता। अब रात हो चुकी है लेकिन अभी भी माइक को टॉमी दिखता है। टॉमी उसे बोलता है कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी हैं। एक्चुअल में माइक को अपनी पास्ट की सारी गलतियां याद आती है कि उसने अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, उसने बहुत सारे लोगों से लड़ाई करी बेवजह और वो इन सब रिश्तों को सही कर सकता था। यहाँ पर टॉमी उसे बोलता है कि तुम्हें जेनी के साथ रहना चाहिए, जब उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम उसे छोड़कर यहाँ चले आए। अब माइक को अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है जो कि उसने पास्ट में करी थी, लेकिन अब वो सारी गलतियों को माइक ठीक करना चाहता है, लेकिन अभी वो रेत में फंसा हुआ है, वो घर नहीं जा सकता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके आसपास दोबारा भेड़िए आ चुके हैं और उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। ये भेड़िए दोस्तों टॉमी की बॉडी को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं और तभी यहाँ पर एक माइन फटता है और कुछ भेड़िए यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ भेड़िए यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि माइक पर हमला कर देते हैं। अब माइक उन्हें बड़ी बहादुरी से मार गिराता है। वो जैसे जैसे इन भेड़ियों को मार रहा था वो और ज़्यादा हेलुसिनेशन में जाता जा रहा था। वो उन भेड़ियों को अपना दुश्मन समझता है और एक एक करके सभी भेड़ियों को जान से मार देता है। लेकिन अभी भी वो इमेजिन कर रहा है कि वो एक क्लब में है और वहाँ पे वो एक वेट्रेस से एक बियर मांगता है। लेकिन तभी दोस्तों उसकी आँख खुल जाती है और उसको रेडियो पर सार्जेंट का मैसेज आता है। वो उनसे बात करता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 10 घंटे बचे हुए हैं घर जाने के लिए। लेकिन तभी उसका सीनियर उसे बताता है कि जो टीम तुम्हारे पास आने वाली है वो डिले हो गई है, उनका मिशन कैंसिल हो गया और उन्हें तुम्हारे पास आने में 10 घंटे और लगेंगे। मतलब कि अब उसे 17 घंटे और वेट करना पड़ेगा इस रेगिस्तान में खड़े खड़े अपने आप को बचाने के लिए। जैसे माइक की हिम्मत टूटने लगी है और वो गिरने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है और माइक को गिरने से बचा लेता है। वो बोलता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेरा भी पैर एक बार माइन पे पड़ चुका है और मैंने अपना पैर गवा दिया था। उस टाइम बस मैं यही सोच रहा था कि मेरा एक पैर ना होने की वजह से मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वहाँ पर मुझे एक गाना सुनाई दे रहा था जिसमें सिंगर बोल रहा था कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी डर के पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे वो गाना सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बस अपने पैर के बारे में सोच रहा था कि मेरा एक पैर ना होने की वजह से मेरा फ्यूचर कैसा होगा।
तभी वहाँ पर एक नर्स आई मेरे पास और उसने मुझे स्माइल देकर देखा, जिसके बाद मुझे गाना सुनाई दिया और उसका मतलब पता चला और मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर वो एक आदमी एक और चीज़ बताता है कि यहाँ की जो माइने हैं वो निकाल कर वो लोग बेचते हैं ताकि उनसे तो थोड़े पैसे कमा सकें, और जहाँ से वो माइन निकालते हैं वहाँ पर वो एक टीन का बॉक्स रख देते हैं ताकि मेटल डिटेक्टर से पता ना चले कि यहाँ से माइन निकाल ली गई है। और ये सब बोलने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। माइक उसे रोकता है कि उसे अकेले छोड़कर यहाँ से ना जाए, लेकिन बार बार उसकी बात नहीं मानता। वहाँ से अपनी बेटी के साथ उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइक का हेलुसिनेशन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो अपने आप को अपने घर में इमेजिन करता है जहाँ पर बचपन में उसके डैड उसकी मॉम को और उसे पीटा करते थे, उसे मारा करते थे, वो चिल्ला कर उनसे बात करते थे और वो रियलिटी में उनसे लड़ने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वो फाइट कर रहा है, वो और चीज़ों को इमेजिन करता है जैसे कि अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल। और तभी टॉमी उसे सपने से बाहर ले आता है और बताता है कि तुम्हारे लिए मदद आ चुकी है। फ्लेयर गन देता है और चलाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी माइक को याद आता है कि टॉमी तो मर चुका है और वो रियलिटी में आ चुका है। और इसी पल वो अपने साथ हुए हादसों को दोबारा याद करता है और सभी को मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर उसके सामने उसके डैड दिखते हैं और वो उन्हें भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके डैड उसको गले लगा लेते हैं और माइक को एहसास होता है कि जिनसे वो दूर जा रहा था वो सभी उसके करीब हैं, वो सभी उनसे प्यार करते हैं। इसके बाद वो देखता है कि फ्लेयर गन उससे दूर पड़ी हुई है, लेकिन उसे उठाने की वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता है। और दोस्तों यहाँ पर उसके साथी भी आ चुके हैं उसे बचाने के लिए, और अगर उसने फ्लेयर गन नहीं चलाई तो वो यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, लेकिन जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाता है दोस्तों वो माइंड नहीं फटता है। जी हाँ, ये सब देखकर माइक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। वो उस जगह को खोदना चालू कर देता है जहाँ पर वो उसे एक टीन का डिब्बा मिलता है। जैसे कि डिब्बे वो खोलता है उसके अंदर एक टॉय सोल्जर होता है। दोस्तों उसे उस आदमी की बात याद आ जाती है कि हमने माइंड निकाल कर यहाँ पर टीन के डिब्बे लगा दिए थे। तो इस बात को याद करके बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वहीं लेट जाता है। अब माइक उस फ्लेयर गन को भी चला देता है, जिसके बाद उसके जो साथी होते हैं उसे सही सलामत बचा लिया जाता है। अब माइक जब वापस जेनी से मिलता है तो वो पूरी तरह से बदल चुका है और अब वो पहले वाला माइक नहीं रहा है। सो गाइस, अगर बात करें कि इस मूवी से हमें क्या सीख मिलती है, तो मुझे लगता है कि लाइफ में कभी कभी कड़ी मुश्किलें या फिर टफ टाइम भी आना चाहिए, जिससे कि हमें एहसास हो सके कि हमारी फैमिली की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की अगर और फिल्में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।